हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। ये वीडियो मैंने आपको पढ़ाने के लिए नहीं बना रहा हूँ। ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिन्होंने आज तक एसएससी का कोई एग्ज़ाम दिया है या इन फ्यूचर सोच रहे हैं कि हम कोई एसएससी का एग्ज़ाम देंगे। फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूं कि एसएससी एक एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी है इंडिया में। जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, आईबीपीएस एग्ज़ाम्स कंडक्ट करता है, जेकेएसएसबी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करती है, सिमिलरली एसएससी। आपको आइडिया तो होगा एसएससी का क्या चीज़ है ये। तो जो जेकेएसएसबी वाले बच्चे हैं वो स्किप कर सकते हैं ये वीडियो, लेकिन जो एसएससी से जुड़े हुए हैं और एसएससी एग्ज़ाम्स दे चुके हैं। एसएससी के मेनली कितने एग्ज़ाम्स होते हैं? सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस और सीपीओ। तो अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो और सोच रहे हो कि हम एसएससी में आएँ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको एसएससी का सबसे पहले रवैया जानना ज़रूरी है। ये सिलेबस प्रेपरेशन ये सब बाद की बातें, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये कमीशन आपके लिए सही है या नहीं। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। काम इनका यही है कि बच्चे रिक्रूट करना, कैंडिडेट्स रिक्रूट करना, ताकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सर्व कर सकें। बिकॉज़ अगर यूपीएससी के बाद हाईली पेइंग कोई जॉब है तो वो आपको एसएससी के थ्रू ही मिल सकती है। हाईली पेइंग से मतलब गजेटेड जॉब, ग्रेड बी ग्रेड की जॉब्स होती हैं, ग्रेड सी की, वो सभी एसएससी के थ्रू मिलेंगी। तो जाहिर सी बात है बहुत सारा बच्चा इसका दीवाना है एसएससी का इस टाइम पे। बिकॉज इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो आप, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बन सकते हो, जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर बन सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के थ्रू आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल सकती है, नार्कोटिक्स इंस्पेक्टर बन सकते हो, एक्साइज इंस्पेक्टर बन सकते हो, सीबीआई में सब इंस्पेक्टर बन सकते हो। मतलब जितनी आपकी अच्छी अच्छी जॉब्स जो दिमाग में आ रही हैं वो सभी एसएससी के थ्रू मिल सकती हैं। तो इसकी प्रिपरेशन करने का मन भी करता है फिर कैंडिडेट का, क्योंकि इसका सिलेबस देख के लगता है कि ये सारी चीज़ें तो मुझे आती हैं। रीजनिंग, जीएस, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, ये 4 कंपोनेंट्स ही तो हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सभी में, तो यहाँ भी यही है। तो एक कैंडिडेट इस चकाचौंध में आ जाता है कि यार 6-7 महीने तैयारी के बाद मैं इस काबिल हो जाऊँगा कि मैं 70,000 सैलरी आने लगेगी मुझे। तो ये बहुत सारी गलत फहमियाँ मुझे आज आपको दूर करनी है, क्योंकि कल ही सीजीएल टायर 2 का रिज़ल्ट आया 2019 का। सीजीएल टायर 2 2019 का रिज़ल्ट आ रहा है 2021 में। शर्म की बात ये नहीं है, शर्म की बात यह है कि सीजीएल 2018 का फाइनल रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया। वो 31 मार्च 2021 को आएगा और ज्वाइनिंग उसके कुछ 6 महीने बाद शुरू होगी। 2018 का फॉर्म लगा है, 2021 में जाके ज्वाइनिंग आएगी। अब देखो अभी सिनारियो है क्या कि 2018 वालों का सबसे पहले एग्ज़ाम कब हुआ? वो हुआ 2019 में। प्री की बात कर रहा हूँ, प्री ही लगभग साल के बाद हुआ, फॉर्म भरने के साल बाद, क्योंकि 2017 का कोर्ट केस चल रहा था। ठीक है, प्री हो गया, प्री के बाद मेंस भी बड़े समय से हो गया, प्री होने के 3 महीने बाद ही मेंस हो गया। हम खुश थे सभी कैंडिडेट्स कि ठीक है यार, सितंबर में ही मेंस हो गया था 2019, 13 सितंबर को मेरा मेंस हुआ था, मुझे याद है। फिर डिस्क्रिप्टिव भी टाइम से हो गया, दिसंबर में, 29 दिसंबर को मैंने डिस्क्रिप्टिव दे दिया था। 29 दिसंबर 2019 की बात कर रहा हूँ मैं। तो 29 दिसंबर को अगर आपने टायर 3 दिया तो आप क्या चाहते हो कि टायर 3 का रिज़ल्ट कब तक आ जाए? 3 महीने मोस्टली। दिसंबर में दे रहे हो ना आप एग्ज़ाम, तो कोरोना कब आ रहा है? कोरोना आ रहा है आपका 11 मार्च को। 11 मार्च को ही कोविड के बारे में कुछ बातचीत शुरू हुई है, हलचल। उससे पहले तो यही था कि चाइना में है। 29 दिसंबर का पेपर दे चुका हूँ मैं, 2019 की बात कर रहा हूँ, और ये 2020। दिसंबर के बाद बीच में जनवरी फरवरी 2 मंथ्स हो चुके हैं और मार्च के भी लगभग 10 दिन हो चुके हैं। मींस 30 और 28, 58 और 10, लगभग कुछ 70 दिन का समय मिल चुका है इनको कॉपीज़ चेक करने के लिए। बिकॉज ये डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, इसकी कॉपीज़ चेक करनी पड़ती हैं, तो ये आदमी को ही करनी पड़ेंगी, ये कंप्यूटर के थ्रू चेक नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, 70 डेज़ इनको मिले। इन्होंने इन 70 डेज़ में कुछ नहीं किया, फिर तो कोविड आ गया, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इन्होंने टेंटेटिव डेट दी थी रिज़ल्ट की 8 मई, कि 8 मई को आपका सीजीएल टायर 3 का रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मई में रिज़ल्ट तभी आ सकता था अगर ये कॉपी चेक तब से कर रहे होते। ऐसा तो था नहीं कि इन्होंने कॉपी चेक सीधी मार्च अप्रैल में ही करनी थी। तो चलो फिर 8 मई को तो रिज़ल्ट आने से रहा, क्योंकि बीच में ये काम ख़राब हो गया सब। तो फिर हुआ ही नहीं 6-7 महीने कुछ भी। फिर रिज़ल्ट इन्होंने दिया 31 अक्टूबर को।
तो दिसंबर का एग्ज़ाम हुआ था, अक्टूबर में जाके चलो फाइनली रिज़ल्ट आ गया। 8 महीने का गैप लगा। 8 महीने का, चलो हमने इसके लिए गवर्नमेंट को बिल्कुल कसूरवार नहीं समझा, ठीक है चलता है इतना। अब 31 के बाद फिर इसके बाद टायर 4 होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो वो अभी हुई जनवरी मंथ में। तो अभी 31 मार्च 2021 को जाके रिज़ल्ट आएगा। सबसे पहले यहीं पे 1 साल का डिले, फिर 1 साल का डिले यहाँ हुआ, फिर 8 महीने का डिले यहाँ हुआ, और अभी मतलब 2018 का रिज़ल्ट आपको मिलेगा 2021 में, और ज्वाइनिंग मिलेगी जाके 2021 के एंड में। तो आप सोच सकते हो कितना स्ट्रगल है। अभी इसमें कुछ ख़राबी नहीं हुई है, एग्ज़ाम चलो फेयर हुआ, चलो ठीक है। परेशानी कहाँ आ रही है? यहाँ कट ऑफ वगैरह सब सही था, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ, एक चीज़ से दिक्कत रही है कैंडिडेट्स को, वो है नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस। वो 2019 में बहुत ज़्यादा ख़राब लगा है, जो अभी जिसको लेके कैंडिडेट्स में थोड़ा गुस्सा है, थोड़ा नहीं काफ़ी गुस्सा है। आप देख सकते हो कि रीज़न क्या है, कि जो भी 2019 का एग्ज़ाम हुआ, 2018 वाले का समझ गए आप, वो जैसा भी है चलो ठीक है, लेकिन वो कैंडिडेट्स अभी सिलेक्ट नहीं हुए हैं। उनका फाइनल रिज़ल्ट 2021 में, मतलब इसी साल आना है, मार्च के 31 को उनका रिज़ल्ट आएगा, फिर जाके वो पीछे हटेंगे। नहीं तो वो 2019 में भी अपीयर हुए होंगे, क्योंकि जब तक किसी की जॉब सिक्योर नहीं हुई तब तक वो रिस्क क्यों लेगा। उसने 2019 का पेपर भी दिया होगा और उसने 2020 का फॉर्म भी भरा होगा उस कैंडिडेट ने, क्योंकि उसने तैयारी तो की हुई है एक बार, और एग्ज़ाम पैटर्न में फ़र्क तो आया नहीं है, तो वो बार बार पेपर देगा। वो CHSL में भी अपीयर होगा। जब वही कैंडिडेट बार बार अपीयर होगा तो वो तो इस लेवल का प्लेयर बन चुका है। वो एक फ्रेशर को क्या चांस दे रहा है सिलेक्शन लेने का? वो 2018 में भी सिलेक्शन के उसके चांसेस हैं, उसको पूरी उम्मीद है कि 2018 में मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा, और 2019 का भी उसने प्री क्लियर कर लिया और मेंस क्लियर कर लिया है। मतलब वही बच्चा 2019 में रिपीट हो चुका है। तो जाहिर सी बात है 2019 का कट ऑफ तो बढ़ेगा। तो पहला नंबर, कट ऑफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया इस बार। कट ऑफ बढ़ने का रीज़न मैं बता चुका हूँ कि इनसे भी 18 वाली रिक्रूटमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं हुई है। 18 वाला पेंडिंग है, 19 का आप मेंस तक पहुँच चुके हो, 20 के आपने फॉर्म लगवा दिए हुए हैं, और 20 का प्री होने वाला है मई महीने में। तो सबसे पहली हमारी मांग क्या है कि जब तक एक रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है तब तक आप अगली मत करवाओ, क्योंकि अगर आपको एक करवाने में ही 3-3 साल लगते हैं तो फिर बच्चों को सपने मत दिखाओ। ठीक है, जब 3 साल बाद एक रिक्रूटमेंट ख़त्म हो जाए तो फिर 3 साल बाद कुछ बम्पर वैकेंसी लेके आ जाओ कि 50,000 वैकेंसी इकट्ठी हो गई इन 3 सालों में, अब पेपर लेंगे आपका, और उस रिक्रूटमेंट को विद इन टाइम पीरियड ख़त्म करो। बोल दोगे आपका प्री हुआ है इस डेट को, आपका फाइनल रिजल्ट इस डेट तक आ जाएगा। बेशक टेंटेटिव डेट दो, लेकिन एक आइडिया हो जाए बच्चे को कि हाँ ठीक है 6-7 महीने में पूरा ख़त्म हो जाएगा। इवन आप साल भी ले लो बहुत है, 3 साल वेट नहीं होता, 3 साल बहुत होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी के 3 साल एक एग्ज़ाम को नहीं दे सकते, वो भी ये 3 साल जब आपकी एफिशिएंसी बहुत अच्छी है। अगर आप वो घर पे वेस्ट कर रहे हो एफिशिएंसी, मतलब एग्ज़ाम तो आपने 2019 का दिया है ना, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? उसके बाद वही एग्ज़ाम वापस दे रहे हो 2019 में। हो सकता है आपने 18 वाला ही ज्वाइन कर लेना है, बट 2019 का आपने एक सीट ख़राब की कि नहीं? आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवाओगे, क्योंकि कोई कैंडिडेट रिस्क नहीं लेता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सीट ख़राब हो रही है या नहीं। हर बच्चा अपने बारे में सोचता है सिर्फ कि मैं सेफ़ हूँ या नहीं। हम सेफ़ ही प्ले करते हैं सभी के सभी। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूँ कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाना चाहिए, हर कैंडिडेट जाता है, दूसरे के इंसान की कोई केयर नहीं करता है। बट अभी दिक्कत क्या है कि कट ऑफ बढ़ गया। चलो कट ऑफ बढ़ गया, वो भी परेशानी नहीं हमारे लिए। परेशानी ये है कि बहुत ज़्यादा शिफ्ट्स में एग्ज़ाम होता है। ये आप जानते हो कि जब 37 लाख बच्चा फॉर्म भर देगा तो ये बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि एक दिन में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पाएगा। एक दिन में 37 लाख बच्चे का एग्ज़ाम ले पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन इतनी सारी लैब्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और किसी सब स्टैंडर्ड लैब को पेपर कंडक्ट करवाने के लिए हम बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ ऑथेंटिसिटी नाम की भी चीज़ होती है। तो आप उन्हीं लैब्स में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाओगे जहाँ चीटिंग का स्कोप कम है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि SSC चीटिंग फ्री है, चीटिंग होती है आज भी, और नकल करवाने के ऑनलाइन में भी बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं जो हो रहे हैं। डमी कैंडिडेट्स बैठते हैं, आपका एग्ज़ाम घर से बैठ के कोई दे रहा है, आप सिर्फ वहाँ पे एग्ज़ाम में पहुँचे हो, आपकी शीट वो वाली चेक होगी जो घर से हो रही है। कुछ सर्वर में कर लेते हैं पंगा, और 2-2 लाख रुपया लेके बच्चे पेपर दे रहे हैं। जो बच्चे अच्छी तैयारी कर चुके हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं, और होता है हर साल 10 से 12 केसेस ऐसे हैं जो सामने आ जाते हैं। बट चलो छोड़ो, चीटिंग भी छोड़ो। 37 लाख में अगर ऐसा इवन 1000 बच्चे ने भी चीटिंग कर ली, कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ भी बढ़ गया, कोई टेंशन नहीं है। चीटिंग हो रही है, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज हम जानते हैं इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। बहुत बड़ा देश है हमारा, इतनी सारी शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है,
तो ये भी चलो मैंने बात एक्सेप्ट कर ली कि हर शिफ्ट का लेवल एक जैसा नहीं हो सकता, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करने से मुझे परेशानी नहीं है, बट फ्लक्चुएशन इस लेवल की हो रही है कि एक बच्चे को तो हलवा सवाल आ जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ईजी क्वेश्चन। जैसे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करूँ तो एक बच्चे को क्वेश्चन आ जाता है सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड कि डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है, स्पीड बताओ। और दूसरे बच्चे को ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि जिसको पहले 5 मिनट तो समझने में लगेंगे उसकी लैंग्वेज, और फिर वैल्यूज़ ऐसी होंगी कि वो आपका पूरा एक पेज का क्वेश्चन है, बीच में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। देखो दोनों ही क्वेश्चंस के एक ही मार्क है, ऐसा तो नहीं है कि वो जो लेंथी क्वेश्चन है उसके कुछ आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा क्वेश्चन डालने का क्या मतलब है? आपने मैथ का लेवल एक सेट का बहुत हार्ड कर दिया, दूसरे सेट में आपने मैथ बहुत ईजी डाल दिया। हो सकता है जिसमें मैथ ईजी डाला उसमें आपने जीके हार्ड कर दी, जिसमें आपने मैथ हार्ड डाला उसमें जीके ईजी कर दी। इसमें लक फैक्टर आ गया कि नहीं? सपोज़ जैसे मैं अपनी बात करूं तो मैं जीके बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता हूं, मैं अपना सारा एफर्ट देता हूं मैथ को। तो मान लो मेरा मैथ अच्छा, और मेरे जैसे कैंडिडेट और भी हैं जिनका मैथ और रीजनिंग और इंग्लिश में अच्छा होल्ड है, और उनकी जीएस थोड़ी कमज़ोर है। थोड़ी मेरी तो काफ़ी कमज़ोर है, मैं तो जीएस में मेहनत ही नहीं करता हूँ। मेहनत करने के बाद अगर किसी चीज़ में रिजल्ट ना मिले तो दुख होता है। मैं जीएस में मेहनत नहीं करता हूँ तो मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता उसमें मार्क्स कम आने का। मेरी जीएस अगर वीक है तो मैं कैसा एग्ज़ाम एक्सपेक्ट करूँगा कि भाई जीके मेरी ईजी आ जाए। अब वीक का मतलब ये नहीं कि मुझे बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, कि मेरे को छोटी मोटी चीज़ें पता है। जैसे 1947 में वाइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। ऐसे मतलब बेसिक बेसिक जो चीज़ें जो पता होनी चाहिए, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? बी आर अम्बेडकर। तो मतलब जो नॉर्मल चीज़ें वो मुझे पता है। आप मेरे से कुछ डेप्थ में चीज़ पूछ लोगे मुझे नहीं पता। तो मैं चाहूँगा कि मेरे सेट में जो जीएस है वो आ जाए ईजी लेवल की। अब मेरे सेट में जीएस आ गई ईजी लेवल की तो ठीक है, वो हर बच्चा कर लेगा, तो वो मैंने भी कर ली। क्या यहाँ पे मेरी वीकनेस किसी मतलब जाहिर हो पाई? क्या कोई मेरे को जज कर पाएगा कि मेरी जीएस ख़राब है? क्योंकि मेरे सेट में तो जीएस इजी आ गई। एक पढ़े हुए बच्चे ने इसमें 20 स्कोर किया 25 में से, और मैंने स्कोर कर दिया 16-25 में से, तो वो मेरे से बहुत ज़्यादा लीड तो नहीं बना पाया। क्या मेरी यहाँ पे वीकनेस जो जीएस में थी क्या वो खुल के सामने आई? नहीं। मेरा मैथ ब्रिलियंट है और मैथ मेरे को फंसा हार्ड। अब हार्ड मैथ था तो 25 के 25 क्वेश्चन मैं भी नहीं बना पाऊँगा। ब्रिलियंट होने का ये मतलब नहीं कि मैं सारे सवाल कर लूँगा। मान लो मैंने 22 कर लिए 25 में से, और ठीक किया, एक्यूरेसी मेरी बेस्ट रहती है। अब मैथ हार्ड था और मैक्सिमम लोगों का मैथ बहुत अच्छा नहीं है, तो यहाँ मैंने जो नॉर्मल बंदा था वो 12 क्वेश्चन ही कर पाया। ये मैं एक एवरेज कैंडिडेट से कंपैरिजन कर रहा हूँ जिसकी जीके अच्छी है और जिसका मैथ बाकी सब चीज़ें कमज़ोर हैं। देखो वो यहाँ पे कितनी लीड बना पाया था? सिर्फ 4 की, और मेरी यहाँ कितनी लीड बन गई? 10 की। प्लस मैथ इतना ज़्यादा हार्ड होने की वजह से अब नॉर्मलाइजेशन प्ले में आएगी। नॉर्मलाइजेशन प्ले में आएगी, मान लो ओवरऑल स्कोर बन रहा है इस शिफ्ट में बच्चों का कुछ 130 के आसपास, और एक ऐसी शिफ्ट भी थी जिसमें मैथ बहुत ईजी था, बच्चों ने 25-25 क्वेश्चन कर लिए सभी ने, और जीके मॉडरेट लेवल की थी। उस शिफ्ट का स्कोर नॉर्मली बच्चों का कितना बन रहा है? 150। तो इस शिफ्ट वालों को भी नॉर्मलाइज करके 150 बना दिया जाएगा, मतलब 20 मार्क्स का इनको फ़ायदा हो जाएगा, ये भी 150 पे पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरी शिफ्ट में मुझे फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि मेरे मार्क्स ज़्यादा होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी को ही 30-30 मार्क्स मिल जाते हैं, आपका जितना स्कोर है वो भी प्ले में आता है। मतलब ऐसा नहीं किसी बच्चे के सिर्फ 30 ही नंबर है तो उसके 60 हो जाएंगे, जिसके 130 हैं उसके 160 होंगे। 30 वाले को नहीं 30 मिल जाते, 30 वाले को कोई 18 नंबर मिलेंगे, अकॉर्डिंगली मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने किया ही कुछ नहीं है आपको फिर भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन देखने में फेयर लगती है। अभी आपको लग रहा होगा ये अच्छी बात है, वो इजी शिफ्ट थी या हार्ड शिफ्ट थी तो आपको फ़ायदा मिलना चाहिए। चलो फ़ायदा मिलना चाहिए, यहाँ तक तो अच्छा लग रहा है। बट जब किसी इंसान की शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी हो जाए, जैसा मेंस में हुआ, प्री में तो चलो थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 25-25 चारों कैटेगरी के, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इवन मेरा एक बारी प्री में जीके में स्कोर नेगेटिव में आया है और स्टिल मैंने प्री क्वालिफाई किया। तो आप सोच सकते हो कि मैं 50 में से 0 स्कोर कर पाया हूँ। नेगेटिव में मार्क्स है, मतलब मेरे को 50 में से कुछ मिला ही नहीं जीके में, तो स्टिल मैंने 150 नंबर में से ही इतने ले आया कि मेरा प्री क्वालिफाई हो गया। तो मैं बोल रहा हूँ प्री में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। प्री में फ्लक्चुएशन से मेरे को जीके हार्ड आई थी, मुझे बाद में नॉर्मलाइजेशन में बहुत फ़ायदा मिला उस चीज़ का। तो नॉर्मलाइजेशन यहाँ तक ठीक लग रही है। बट अभी क्या है कि प्री के मार्क्स भी इम्पॉर्टेंट हैं।
तो इनको क्या करना चाहिए, प्री को सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का कर देना चाहिए, मतलब प्री के मार्क्स फाइनल मेरिट में ऐड नहीं करने चाहिए मेरे मुताबिक। बिकॉज 43 to 50 शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है ना अगर, तो सभी का लेवल एक जैसा नहीं होगा। और नॉर्मलाइजेशन का सिर्फ एक फार्मूला है, तो एक फार्मूला कितना ही सही हो सकता है, कुछ हद तक तो सही होगा, कुछ के लिए तो फेयर होगा, बट जब आपको शिफ्ट ईजी आ जाती है ना तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, उल्टा नुकसान होने लगता है। हो सकता है इस 150 वाले के 145 नंबर कर दिए हो, तो यार इसका कोई कसूर था कि इसको ईजी शिफ्ट आई। मे बी ये बच्चा उतना ही कैपेबल है, मे बी ये वाला बच्चा मेरे ही कैलिबर का है, इसको नहीं फ़र्क पड़ता मैथ ईजी आ जाए या हार्ड आ जाए। आप एज ए कैंडिडेट क्या चाहते हो, पेपर ईजी आए हार्ड आए या सभी के लिए एक जैसा आए? हम चाहते हैं कि सब चीज़ें फेयर हो, जो पेपर मुझे मिला है वही पेपर मेरे साथ वाले को मिले, तभी तो पता चलता है कौन कितने पानी में है। पता चले उसको मैथ आ गया ईजी, आपको मैथ आ गया हार्ड, और मैथ आपकी कमज़ोरी है, तो कहाँ दोनों सेम सेम चीज़, सेम गेम तो नहीं खेल रहे हो ना आप, फ़र्क आ गया ना दोनों चीज़ों में। उसका मैथ कमज़ोर था, उसको इजी शिफ्ट आ गई, तो उसकी कमज़ोरी वो जाहिर हो ही नहीं पाई सामने। तो एक जैसा लेवल मेंटेन करना मुश्किल है, मैं भी मानता हूँ, बट देयर शुड बी लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द टू शिफ्ट्स। ऐसा नहीं है कि एक में आप मैथ डाल देते हो कोई 10th लेवल का, एक में मैथ आप डालते हो ग्रेजुएट लेवल का, तो इतना शिफ्ट्स में फ़र्क नहीं एक्सेप्टेबल है। चलो प्री में मैं कह रहा हूँ फिर भी काम चल जाता है, फ़र्क पड़ता है मेंस में, और मेंस में कितना फ़र्क पड़ा इस बार वो देखो। मेंस कंडक्ट हुआ 3 दिन में, 15 नवंबर, 16 नवंबर और 18 नवंबर। 15 सबसे पहली शिफ्ट थी, किसी को कोई आइडिया नहीं था एग्ज़ाम कैसा आएगा, तो एग्ज़ाम अच्छे लेवल का था, जैसा मेंस होना चाहिए वैसे लेवल का था, तो इनके लिए सब कुछ नया नया था, तो इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा नॉर्मलाइजेशन में, क्योंकि पेपर का लेवल भी अच्छा था, प्लस फर्स्ट शिफ्ट का मतलब है ये अनजान थे कि पेपर में क्या आ रहा है, इनको कुछ आइडिया नहीं था, तो इनको नॉर्मलाइजेशन में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर आते हैं हम 16 वाले। हम 16 वालों के पास एनालिसिस था 15 वाले का, कि 15 वालों को क्या क्या पूछा गया, और हमें पता है एसएससी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं करती। अगर अलजेब्रा का कुछ क्वेश्चन इसमें पूछा है ना, तो वही क्वेश्चन हमें भी पूछेगी वैल्यू चेंज करके, तो हमें एक आइडिया मिल गया कि अलजेब्रा की इस टाइप पे क्वेश्चन बन रहा है। जब आपके पास एनालिसिस होता है ना, तो 100 में से 70 क्वेश्चन तो उसी पे बेस्ड होते हैं जो 15 में पूछे गए थे, बस वैल्यू तो चेंज करेंगे, वैल्यू चेंज कर लेंगे, या उनको कॉस्ट प्राइस पूछ लिया, आपको सेलिंग प्राइस पूछ लेंगे, इतना ही फ़र्क डाल सकते हैं और क्या कर लेंगे। तो 16 नवंबर वालों को भी पेपर अच्छे लेवल का था, जैसा 15 का लेवल था वैसा ही 16 का लेवल था, बट 16 के पास एनालिसिस होने की वजह से 16 वालों को थोड़ा कम फ़ायदा होगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा नहीं होगा। अब परेशानी जो हुई है वो ये 18 के एग्ज़ाम में। 18 के एग्ज़ाम का लेवल 15 और 16 के मुकाबले नेग्लिजिबल था, मतलब था ही नहीं ऐसा कि यार ये कोई मेंस लेवल का एग्ज़ाम है भी है कि नहीं, मतलब बिल्कुल इजी पेपर। अब इजी पेपर था तो क्या इसमें इनका कोई कसूर है? क्या इन्होंने डिमांड की थी कि हमें इजी पेपर दिया जाए? ऐसा तो नहीं था। इसमें भी तो वो लोग थे जिनकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की थी। क्या वो चाहते थे कि हमें इजी पेपर है? वो तो चाहते थे कि भाई पेपर वैसा डालो कि मैं ही कर पाऊँ। देखो, मैंने जब तैयारी अच्छे लेवल की है तो मैं क्या चाहता हूँ कि यार पेपर अच्छे लेवल का आए। अच्छे लेवल का आएगा तभी तो रिफाइनिंग अच्छे से होगी। अच्छे लेवल के पेपर में तो पता चलता है कि कौन कितने पानी में है, किसको कितना मजबूती है कंसेप्ट्स पे। जब पेपर इजी आ जाता तो सब एक लेवल के बन जाते हैं, इजी पेपर में तो सभी स्कोर कर लेते हैं ना। तो यहाँ क्या हुआ, बहुत सारे बच्चों के 200 में से 200 मार्क्स आ गए, बहुत सारे बच्चों के 190 प्लस भी आ गए, जो कि ऊपर वाली शिफ्ट्स में इतना कॉमन ट्रेंड नहीं देखा गया। ऊपर वाले में किसी किसी ने 200 लाए जिनका मैथ एक्चुअल में अच्छा था, यहाँ बहुत सारों के आ गए। अब जिसने 200 में से 200 लाए हैं, यार मैं कहता हूँ एग्ज़ाम कितना भी इजी क्यों ना हो, है तो मेंस का एग्ज़ाम है, मिला तो टाइम 2 घंटे ही होगा, और 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना कितने भी इजी क्यों ना हो अच्छी जॉब है, मतलब इट्स नॉट एन ईजी जॉब। मुश्किल चीज़ है 100 क्वेश्चन करना 2 घंटे में, इतना आसान बात नहीं है। सुनने में अच्छा लगता है कि 120 मिनट में 100 ही तो क्वेश्चन करने हैं, बट इतना तो नहीं ईजी होगा यार, कि आप खुद भी सोचो। फ़र्क था शिफ्ट के लेवल में, मैं नहीं बोल रहा हूँ फ़र्क नहीं था, बट उस कैंडिडेट का क्या कसूर है जिसने 100 के 100 क्वेश्चन विद एक्यूरेसी किए और उसके 200 में से 200 आए? क्या उसकी कोई गलती है इसमें कि उसको एग्ज़ाम ईजी आ गया? वो तो नहीं चाहता था ईजी आए। तो इन्होंने क्या किया नॉर्मलाइजेशन के समय, कि इन शिफ्ट्स को तो फ़ायदा हुआ नॉर्मलाइजेशन का, मतलब किसी को +30 हुए होंगे, किसी को +25 हुए होंगे, मतलब प्लस ही हुआ है इसमें। बट यहाँ के दिक्कत हुआ है जिसके 200 नंबर भी आए हैं, उसे इन्होंने 170 पे ले आए।
खुद बताओ ये किस हद तक सही है कि जो बंदा अपने बलबूते पे 200 स्कोर कर रहा है, एग्ज़ाम ईजी है कि हार्ड है, बाहर जाती है बात इक्वेशन से, जिसने 200 स्कोर किया है वो 170 क्यों मार्क्स ले, किस बेसिस पे 170 मार्क्स ले। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन अच्छी लगेगी आपको, क्यों? क्योंकि आपके मार्क्स आ रहे हैं खुद के 140 और एसएससी ने आपको 30 मार्क्स और दे दिए, आपके बना दिए 170। तो यहाँ आप बोलोगे वाह, नॉर्मलाइजेशन इज़ ए वरदान, बहुत अच्छी चीज़ है। बट इस वाले के लिए नॉर्मलाइजेशन कहाँ वरदान है? इसका फॉल्ट क्या है बंदे का, वो बताओ मेरे को। ये भी तो बोलता कि मुझे भी भाई 15-16 जैसा लेवल दे दो, मैं यहाँ भी 200 स्कोर कर दूंगा। ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका मैथ बहुत अच्छा है, मैं बता रहा हूँ, कैंडिडेट्स रिपीट ही हो रहे हैं, 18 वाले ही 19 में होंगे, कुछ नए कैंडिडेट्स होंगे। बट ये फिर सेलेक्ट नहीं हो पाए, ये 200 क्वेश्चन कर 200 नंबर लाने के बावजूद भी ये सिलेक्ट नहीं हो पाए, क्योंकि इनके मार्क्स 170 कर दिए गए। 30 मार्क्स का फ़र्क छोटा फ़र्क नहीं है। अभी इन्होंने एसएससी ने मार्क्स रिवील नहीं किए हैं, बट बच्चों को रॉ स्कोर से आइडिया था कि हम इतना स्कोर कर रहे हैं। कट ऑफ गया है 528 आउट ऑफ 600। तो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 535 नंबर है, रॉ मार्क्स 535 है, रॉ होते हैं जितने आपके खुद के आए हैं, जिसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई रोल नहीं है। तो जिस बंदे के 535 मार्क्स अपने हैं, आप उसके घटा के 515 कर दोगे तो वो क्या करेगा कैंडिडेट? फिर उसने 535 स्कोर किए हैं, एटलीस्ट नॉर्मलाइजेशन में ऐसा कर दो कि जितने आपके आए हैं उतने तो रहेंगे। हाँ, आपको फ़ायदा मिलेगा कि नहीं वो अलग बात है, एटलीस्ट बंदे का नुकसान तो मत करो। अभी आपको ये चीज़ें मे भी इतनी ना समझ आ रही हो, या आपको लग रहा हो कि क्या फ़र्क पड़ता है। यार फ़र्क उस कैंडिडेट को पड़ता है जिसकी उम्र 30 साल हो चुकी है और उसका ये एसएससी में लास्ट अटैम्प्ट था, वो अगले साल एसएससी का कोई एग्ज़ाम नहीं दे पाएगा। देखो एमटीएस की ऑलरेडी एज कितनी है, 27 और 25 और 27। सीएचएसएल की एज लिमिट कितनी है, 27 और सीजीएल की कितनी है, 30। जो बंदा 30 साल का हो चुका है, जो पिछले 4-5 साल से एसएससी की ही तैयारी करता रहा है और इस बार उसकी तैयारी पीक पे थी, और उस बंदे को 18 नवंबर वाली शिफ्ट में पेपर आ गया और उसने 200 नंबर लाए और बावजूद उसके 160-70 नंबर कर दिए गए, इसमें उसका क्या कसूर है? उसको जॉब नहीं मिलेगी, उसने कट ऑफ क्लियर नहीं किया, वो क्या सोचेगा? वो पूरी ज़िंदगी खुद को बेवकूफ़ नहीं समझेगा कि मैं एक ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करता रहा जिसमें मुझे 200 नंबर लाने के बावजूद सिलेक्शन नहीं मिली। आप 200 से अच्छा क्या प्रदर्शन कर सकते थे बताओ? हो सकता है आपने ये 200 नंबर ले आए हों सिर्फ 1.5 घंटे में, आपने 2 घंटे भी कंज्यूम नहीं किए हों एग्ज़ाम में, जैसा कि मेरे साथ इंग्लिश के एग्ज़ाम में हुआ। मुझे इंग्लिश पे अच्छी कमांड है, तो मैंने इंग्लिश के लिए 2 घंटे नहीं लिए, मैंने 1.5 घंटे में कर लिया। मेरे पास आधा घंटा एंड में था जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, बिकॉज इंग्लिश को क्या ही रिवाइज़ करूँ। जब आप इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर दोबारा रिवाइज़ करोगे तो आपको लगेगा ये जो मैंने ए मार्क किया ये गलत है, सी भी मुझे ठीक लग रहा है। तो कभी भी मैं पेपर रिवाइज़ नहीं करता हूँ, बिकॉज जो मेरा इंस्टिंक्ट कहता है इंग्लिश में कि ये ऑप्शन सही है तो मैं लगा देता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो सही होता है। तो वो जो मेरा आधा घंटा वेस्ट हुआ, बाकी लोग तो कर रहे थे कि सभी की इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है, बट वही चीज़ इस शिफ्ट में कुछ लोगों के साथ हुई होगी जिनका मैथ बहुत अच्छे लेवल का है। वो इजी मैथ को क्या मानते हैं, मतलब जिसने इस लेवल की तैयारी की है उसको ऐसा एग्ज़ाम आ जाए इस लेवल का, तो वो 1.5 घंटे में करके बैठ जाएगा। उसको आधे घंटे का फ़ायदा दो, फिर फ़ायदा छोड़ो, आप उसके 30-40 नंबर कम कर रहे हो और उसका सिलेक्शन ख़त्म कर रहे हो आप, मतलब, और उसको नंबर भी नहीं बता रहे हो आप इस टाइम पे। आप बोल रहे हो कि नंबर दिए जाएंगे 3-4 महीने बाद जब टायर 3 का रिजल्ट भी आ जाएगा। ये कहाँ फेयर है, किस हद तक फेयर है ये? मतलब इस टाइम पे सबसे बर्निंग अगर कोई मुद्दा है तो वो है अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी करंट गवर्नमेंट की एक ही मेरे को चीज़ ख़राब लगती है कि ये वो चीज़ें कर रही है जो इसको नहीं करनी चाहिए। देखो किसानों के लिए आपने जो भी किया, गलत किया सही किया मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर आप किसानों के लिए कुछ करना चाहते थे तो क्या आपका ये फ़र्ज़ नहीं बनता था कि किसानों की एक कमेटी को भी उस चीज़ में शामिल किया जाए? जब आप कोई चीज़ उनके लिए फ्रेम कर रहे हो तो एटलीस्ट उनसे पूछ लो कि यार आप भी अपना राय दे दो कि आपको क्या क्या चाहिए। सपोज़ आपको मुझे एक गाड़ी गिफ्ट करनी है, तो क्या आप मेरे से नहीं पूछोगे मेरी कलर चॉइस के बारे में, मेरी ब्रांड प्रेफरेंस के बारे में, या सीधा 15 लाख रुपया खर्च करके मेरे घर पे वाइट कलर की कार छोड़ जाओगे और मुझे ब्लैक कलर पसंद है? फिर जिसके लिए आप कुछ करना चाहते हो पहले उसे कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। और पंजाब हरियाणा में किसानों को कोई दिक्कत नहीं है, इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, पैदावार अच्छी होती है, वो नहीं चाहते कुछ मॉडर्नाइजेशन, उनको नहीं चाहिए कुछ, तो क्यों दे रहे हो? रेस्ट ऑफ द इंडिया को दे दो, उनके लिए लागू मत करो, इतनी क्या परेशानी थी इसमें? लेकिन गवर्नमेंट को ये सब चीज़ें करनी है, मतलब जहाँ दंगे हो जाएं, जहाँ कुछ रिलीजियस हार्मोनी डिस्टर्ब हो, ऐसी चीज़ें गवर्नमेंट को करनी है। और जो चीज़ स्टूडेंट चिल्ला रहा है कि हमारी मदद कर दो, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरे तरीके से ख़त्म हो सकती है या हर बंदे को पकड़ पकड़ के गवर्नमेंट जॉब दो। हर बंदा गवर्नमेंट जॉब डिज़र्व ही नहीं करता,
बिकॉज एवरेज बंदे के लिए एट प्रेजेंट गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत मुश्किल है। तो मैं एवरेज बंदे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिज़र्विंग की बात कर रहा हूँ, जो काफ़ी देर से स्ट्रगल कर रहे हैं और इनकी तैयारी का लेवल एक बन चुका है। उनके साथ ऐसा मत करो, उनके 200 में से 170 कर दे रहे हो आप। इसमें मेरा कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं है, बिकॉज मेरा एग्ज़ाम 16 नवंबर को था और मेरे जितने मार्क्स आए वो मेरी गलती की वजह से आए हैं। मेरे को खुद के मार्क्स के लिए कोई शर्मिंदगी नहीं है, मतलब किसी और से कोई रोष नहीं है। मैं इनके लिए बोल रहा हूँ यार, बिकॉज हम इनके लिए आज नहीं कुछ करेंगे ना, तो कल को ये सिनेरियो हमारे साथ हो जाएगा। एसएससी को नहीं फ़र्क पड़ता। आप ऐसे सोच के देखो यार कि कोई बंदा गांव से मुखर्जी नगर गया यार तैयारी करने, बिहार के एक गांव से मुखर्जी नगर तैयारी करने जाते हो आप, तो एक्सपेंसेस बियर करना उस फैमिली के बस की बात नहीं होती। सरकारी नौकरी की तैयारी वही लोग कर रहे हैं जो फाइनेंशियली इतने साउंड नहीं है। ये चीज़ आप एक्सेप्ट करते हो कि नहीं? जो पैसे वाले बाबू हैं वो इतना स्ट्रगल करके राज़ी नहीं है, वो कुछ और करेंगे। बट एसएससी बैंकिंग की तैयारी वही लोग कर रहे हैं जो अपना स्तर सोसाइटी में दिखाना चाहते हैं कि यार हम भी किसी लायक हैं, सोसाइटी में रिस्पेक्ट कमाना चाहते हैं। आप खुद बताओ कि आप नहीं चाहते हो कि हमें भी सोसाइटी में अच्छी नज़र से देखा जाए? वो तभी देखा जाता है जब आपके पास गवर्नमेंट जॉब हो और कंधे पे स्टार हो। ऐसा है कि नहीं? आप खुद सोचो, जब आप बोलते हो कि माय फादर वर्क्स इन ए प्राइवेट कंपनी, तो लोग समझ जाते हैं यार इसके पापा की कितनी ही सैलरी होगी, है कि नहीं? प्राइवेट कंपनी को अभी भी कुछ अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, तो फिर हमारे पास क्या तरीका सोसाइटी में लेवल अप होने का? गवर्नमेंट जॉब। तो अगर हम उसकी तैयारी कर रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? तो क्या गवर्नमेंट को कुछ फ़र्ज़ नहीं बनता कि हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्या उखाड़ लिया जाएगा? मतलब पॉलिसी आप हज़ार बना लो, जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन एट द ग्राउंड लेवल नहीं होगी, क्या हो जाएगा उससे? अभी सिंगल एग्ज़ाम करवाओगे आप और बोलोगे कि उसका कट ऑफ 3-3 साल तक वैलिड है, तो क्या आप उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करवा पाओगे चीज़ों को? और जेकेएसएसबी के एग्ज़ाम्स तो अभी भी ऑफलाइन हो रहे हैं। ऑफलाइन में किस हद तक ट्रांसपेरेंसी होती है, किस हद तक चीटिंग रोकी जा सकती है, ये आप जानते हो। किस सेंटर में मोबाइल फ़ोन्स अलाउड हो जाएंगे, ये आपको क्या आइडिया है? क्या पता दूर दराज अनंतनाग के एक सेंटर में मोबाइल फ़ोन्स यूज़ हो जाएं ऑफलाइन एग्ज़ाम में, और बंदा गूगल करके जीके के आंसर लगा रहा है और मैथ उसको ऑलरेडी आता है, वो बंदा सिलेक्शन ले गया, फिर आपकी जॉब तो गई। इवन मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन में चीटिंग हो जा रही है, तो ऑफलाइन की क्या ऑथेंटिसिटी है? खैर ये बात की चीज़ें हैं, बट मेन चीज़ ये है कि ये चीज़ गलत है, और जो गलत है उस चीज़ के लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा, खुद ही होना पड़ेगा, हम स्टूडेंट कम्युनिटी को ही होना पड़ेगा। देखो मैं अपनी बात 100-200 लोगों तक तो पहुंचा ही सकता हूँ, बिकॉज़ इतने लोग हमारे टच में हैं, तो उनको भी अपने भाइयों के लिए कुछ करना चाहिए यार। ये मत सोचना कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम एसएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कल को आपको हो सकता है करनी पड़े, आपके छोटे भाई को करनी पड़े, किसी को करनी पड़े, बिकॉज़ चारा क्या है हमारे पास गवर्नमेंट जॉब लेने का? हर बंदा यूपीएससी के कैलिबर का तो नहीं है। क्या आप सोचो कि हम सीधा आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे? कितने आईएएस ऑफिसर बनते हैं? 900। मतलब 900 सिलेक्शन ही होती है आईएएस की यूपीएससी के थ्रू। उसमें भी सारे आईएएस नहीं बनते, कुछ आईएफएस बनते हैं, कुछ आईपीएस बनते हैं। वैकेंसीज आप जानते हो दिन ब दिन कम हो रही हैं। और रेलवे के एनटीपीसी का भी आपको पता ही होगा क्या सीन है। फॉर्म कब लगे थे? 2019 में, चुनाव से पहले बहुत बड़ी बम्पर वैकेंसी आ गई थी कि 62,000 एनटीपीसी की वैकेंसी है और कुछ 1 लाख के करीब ग्रुप डी की। तो फॉर्म लगा था 2.8 करोड़, मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। इतना फॉर्म लगा था। 2019 में फॉर्म लगा था, तो एग्ज़ाम कब होना चाहिए था? 2019 के मार्च महीने में फॉर्म लगे थे, मार्च अप्रैल में। तो फॉर्म हो जाना चाहिए था अगस्त के आसपास, मतलब अगस्त के आसपास आपका एग्ज़ाम होना चाहिए था प्री की नहीं। मैं कहता हूँ दिसंबर तक हो जाता। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मार्च तक भी नहीं लिया। फिर बहाना आ गया कोरोना का। चलो कोरोना बहाना छोड़ो, क्या लोग जेन्युइन चीज़ थी, ठीक है। फिर एग्ज़ाम हो रहा है आपका दिसंबर 28 से शुरू। 2020 के दिसंबर 28 में शुरू हुआ, लगभग 1.5 साल बाद, जब हमने प्रेशर बनाया गवर्नमेंट पे कि क्या कर रहे हो। ऑलरेडी लॉकडाउन में हालत ख़राब हो गई थी लोगों की, प्लस एग्ज़ाम्स कंडक्ट हो नहीं रहे थे, रिजल्ट्स आ नहीं रहे थे जिनके पेंडिंग थे। तो लोगों ने मन की बात को डिसलाइक किया। लोगों ने क्या, हम लोगों ने ही किया। तो बीजेपी वाले क्या बोल रहे हैं कि ये मन की बात किसने डिसलाइक की है? इजराइल के लोगों ने। भाई इजराइल के लोगों ने नहीं की, हमने की थी, हम सभी बोल रहे हैं। प्लस अभी क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे भी कुछ बात आ चुकी है। आप शायद अभिनय सर को नहीं जानते, वो एक एजुकेटर है। उन्होंने एक गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोला था। गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलना कुछ गलत नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो। गवर्नमेंट जहाँ कुछ गलत कर रही है, हमारा फ़र्ज़ बनता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। तो अभिनय सर की वो वीडियो यूट्यूब से रिमूव करवा दी गई थी। कोई पता नहीं हमारी कब हो जाए। तो क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते हो आप आज के टाइम पे गवर्नमेंट को। बहुत अच्छे वे में भी क्रिटिसाइज़ करो तो नहीं करने देंगे आपको। प्लस अपने मीडिया चैनल्स की हालत आप जानते हो,
आई डोंट नीड टू से अ सिंगल वर्ड। बहुत सारे चैनल्स इस तरफ हैं और एक इकलौता चैनल इस तरफ है। मैं इस चैनल को भी फेयर नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ ये वाले चैनल क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कोई 2 रुपये का काम कर रही है तो उसको 20 रुपये का दिखा रहे हैं आपके सामने, और ये वाला चैनल गवर्नमेंट कुछ अच्छा काम कर रही है तो वो दिखा ही नहीं रहा। ये सिर्फ गवर्नमेंट की खामियों पे फोकस करता है। जर्नलिज्म का मेन पर्पज़ यही होता है यार। अगर आप डेमोक्रेसी के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा 4th पिलर कौन होता है, मीडिया। एक डेमोक्रेसी तभी तक स्ट्रॉन्ग है जब तक मीडिया जो है गवर्नमेंट को खुरेद रही है, टाइम टू टाइम उसके फ्लॉज आपके सामने ला रही है। बहुत सारे चैनल्स हैं फ्लॉज की बात ही नहीं करते हैं, वो सीधे आपको फ़ायदे बताते हैं कि ये स्कीम आई है गवर्नमेंट की, इसके ये 50 फ़ायदे हैं। वो जो 50 नुकसान होने वाले हैं उसके बारे में ये चैनल नहीं बात करते, उसके बारे में ये चैनल बात करता है। तो दोनों में से कोई भी फेयर नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये चैनल बहुत अच्छा है जो सिर्फ गवर्नमेंट की बुराई ही करता है। आपको एक बैलेंस क्रिएट करना होता है। ये बैलेंस 2014 से पहले था। 2014 से पहले ये बैलेंस बहुत अच्छा था। मैं कभी मीडिया की बुराई नहीं करता था तब तक। अभी क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज़ मीडिया का काम है आपके सामने न्यूज़ को एज़ इट इज़ पेश करना, आपके सामने पेश करना। देन यू विल डिसाइड कि ये चीज़ मेरे लिए सही है या नहीं। अभी क्या है, जो हमारे एंकर्स हैं, बहुत बढ़िया एंकर्स, वो आपको खुद समझा रहे हैं। दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स। वो खुद बता रहे हैं कि गवर्नमेंट की इस स्कीम से आपको ये फ़ायदा होगा, आपको ये अपनानी चाहिए। और ये वाला बंदा बोल रहा है गवर्नमेंट की स्कीम में ये फ़ायदा नहीं है, ये नुकसान है। तो ये तो इनका काम नहीं था एंकर्स का। इनका काम था न्यूज़ आपके सामने रखना। गवर्नमेंट की स्कीम आई है, दैट्स इट। इसके ये फ़ायदे हैं, इसके ये नुकसान हैं, दोनों चीज़ें बताना। तो मीडिया से तो मेरा विश्वास उठ चुका है। आपका पता नहीं उठा है कि नहीं, आप इनको फॉलो करते हो कि नहीं। मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। और ना ही मैं कुछ ऑनलाइन चैनल्स जैसे कि ध्रुव राठी वगैरह उनको, बिकॉज़ वो भी टोटली वन डायमेंशनल है। कभी भी वन डायमेंशनल चीज़ को फॉलो मत करो, फिर आपकी थिंकिंग वैसी ही डेवलप हो जाएगी। आपको थोड़ी देर के बाद वही इंसान सही लगने लग जाएगा। तो मेक श्योर कि आप भी एक बैलेंस क्रिएट करो। क्रिटिसाइज़ गवर्नमेंट को कोई भी कर सकता है। वो बाहर सड़क पे जो चाय का ठेला लगाता है वो भी गवर्नमेंट को गाली दे रहा है। तो गवर्नमेंट को गाली देना मेन मोटिव नहीं है। हम चाहते हैं सोल्यूशन। प्रॉब्लम हम सभी को पता है, और सोल्यूशन कैसे निकलेगा, विद डिस्कशन। तो फेसबुक पे एक चैनल है क्यू मैथ्स, पेज कह सकते हो, क्यू मैथ्स को फॉलो करो। जब जब कोई ट्विटर कैंपेन होना होगा उसकी जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। और ट्विटर कैंपेन में आपको कुछ नहीं करना है यार, ट्वीट ही करने हैं विद द सेम हैशटैग जो उन्होंने बताया होगा। हमें ऐसा करना पड़ेगा, हमें यूनाइट होना पड़ेगा फॉर अस स्टूडेंट्स के लिए ही। सिर्फ अपना फ़ायदा मत देखो। एट प्रेजेंट बहुत सारे लोग मुखर्जी नगर बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं और वहाँ लाइफ टफ़ है। वहाँ एक कमरे का किराया अफोर्ड करना भी मुश्किल काम है। वो हब बन चुका है कोचिंग सेंटर्स का। तो वहाँ जब कोई गांव से बच्चा जाता है ना, बड़े सपनों के साथ जाता है यार। वो साल एक वहाँ जब कोचिंग लेता है तो फिर उसके साथ जब ये स्कैम होता है ना तो फिर बुरा लगता है। साल एक घर वालों के पैसे भी गए, उस बच्चे ने प्री क्वालिफाई किया जिसके साथ ये हरकत हुई है। तो प्री क्वालिफाई करने के बाद आपको पता है कुछ पेरेंट्स बहुत खुशी मनाते हैं, और बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ ही सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी पता नहीं हासिल होगी या नहीं। तो फिर उस खुशी के चक्कर में आप सारी ज़िंदगी डिप्रेस रहोगे, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। जब कोई खुशी मनाने का मौका मिले, मेक श्योर कि आप सेलिब्रेट करो जी भर के। तो प्री क्वालिफाई करने पे खुशी मनाते हो, तो फिर जब मेंस में ये हालत हो जाती है तो फिर क्या करोगे? फिर उस बच्चे के पास क्या ऑप्शन बचता है? फिर 2020 में अपीयर हो, फिर प्री निकाले, फिर दोबारा मेंस क्लियर करे, और फिर पता चलता है कि डिस्क्रिप्टिव में उसके साथ यूएफएम हो गया। यूएफएम भी एक बहुत ख़राब चीज़ है जो एसएससी ने रखी है, कि आप कुछ भी नाम नहीं लिख सकते हो, ABC XYZ कुछ नहीं लिख सकते हो। इमेजिनरी या रियल डिस्क्रिप्टिव पेपर में कुछ भी नाम नहीं लिख सकते हो। कुछ बच्चों ने पिन कोड तक लिखा था और उनका बिल्कुल 0 मार्क्स दे दिए थे। यार आप मार्क्स डिडक्ट कर लो। अगर बच्चे से कोई गलती हुई है इस टाइप की तो मार्क्स काट लो, फेल मत करो। क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें आपको 33 मार्क्स लाने हैं। उसके मार्क्स काउंट तो होते हैं, बट जो बंदा लेटर में गलती कर रहा है, एस्से में उससे कोई गलती नहीं हुई है, एस्से में उससे 35 मार्क्स स्कोर किए हैं, लेटर में एक सिंगल गलती की वजह से आप उसका पेपर डिसक्वालीफाई कर रहे हो और आप उसको बोल रहे हो तू इस पोस्ट के लिए एलिजिबल ही नहीं रहा, अब तो फिर से नेक्स्ट ईयर अपीयर हो। ये बहुत गलत बात है। टायर 3 में आप ऐसी हरकत नहीं कर सकते किसी के साथ। यार टायर 1 और टायर 2 क्वालिफाई किया उस बंदे ने, तो वो टायर 3 में चीटिंग नहीं करेगा। तो थोड़ा सा सिस्टम में रिफाइनिंग चाहिए हमें। हम सरकार को बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, कि हम नहीं चाहते कि कोई और सरकार आ जाए। ये सरकार अच्छी है, बट इस सरकार को अच्छे तरीके से वर्क करना पड़ेगा। मैं जानता हूँ इस टाइम पे अपोजिशन इज़ एट इट्स वीकेस्ट। अपोजिशन की हालत बहुत ख़राब है, मीडिया की हालत और ख़राब है, और इस चीज़ का फ़ायदा करंट गवर्नमेंट को होता ही होता है। बिकॉज क्वेश्चनिंग कौन करेगा?
क्वेश्चनिंग हम लोग नहीं कर रहे। हम लोग 100 रुपये पेट्रोल होने पे खुश हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को। यार गवर्नमेंट जहाँ पे गलती कर रही है वहाँ क्रिटिसाइज़ करो, वहाँ खुश मत हो जाओ। आप लोग क्या करते हो, एक कम्युनिटी के साथ कुछ बुरा होता है तो आप कहते हो ठीक है इनके साथ ही तो हो रहा है, हमारा तो ठीक है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यार RTI एक्ट आया था, किस लिए आया था? ट्रांसपेरेंसी के लिए आया था ना। तो PM केयर्स फंड वहाँ से एक्सक्लूडेड क्यों है? फिर हमारा पैसा है ना, हमें पता होना चाहिए कहाँ कहाँ लगा, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ, जो चीज़ें एक्सक्लूडेड हैं उनके बारे में मैं बोल रहा हूँ, जस्ट PM केयर्स फंड की बात कर रहा हूँ कि कितना पैसा आया, कहाँ कहाँ लगा, ये हमें नहीं पता होना चाहिए। हमारा ही पैसा है ना, कोई ऐसा तो नहीं कि हम आपकी जासूसी कर रहे हैं, कोई और चीज़ पूछ रहे हैं आपसे। तो फ्लॉज आर मैनी, फ्लॉज गिनाते गिनाते ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बट सोल्यूशन यही है कि हमें यूनाइट होना पड़ेगा। यार ये पूरी कंट्री का सवाल है, इस 4G का मुद्दा नहीं है कि सिर्फ जम्मू कश्मीर का नहीं है। जम्मू कश्मीर का होता तो मैं बात ही नहीं करता, बिकॉज जम्मू कश्मीर में बात करके फ़ायदा नहीं है। हम लोग ना बहुत ज़्यादा टॉलरेंट पीपल है, हमारे साथ जितना मर्जी बुरा कर लो हम सह लेते हैं। हमें अभी जो 4G भी दिया हुआ है उसकी भी स्पीड आप देख रहे हो, वो 4G वाली नहीं है, वो 2G वाली है यार। और बोल दिया हुआ 4G ऑन हो गया हुआ है। अरे कल व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं सेंड हो रहे थे, ये हालत है जियो की। तो अब तो जियो फाइबर भी लग गया हर जगह, अब तो 4G दे दो पूरा का पूरा। प्लस मिलिटेंसी को काउंटर करने के लिए 4G बंद किया हुआ है। क्या ये कोई वैलिड रीज़न है? कुछ अच्छा रीज़न दो अब। मतलब इस चक्कर में तो फिर जम्मू कश्मीर में 4G कभी ऑन ही ना हो, मिलिटेंसी तो रहेगी यहाँ पे, पाकिस्तान तो कुछ ना कुछ करता रहेगा। उस चीज़ को काउंटर करने के लिए कुछ बेटर सोचो। आपके पास इतने ब्रिलियंट माइंड्स हैं, यूज़ करो उन चीज़ों का। ये कोई सोल्यूशन नहीं होता कि नेट बंद कर देंगे। नेट बंद कर दोगे तो फिर डिजिटल इंडिया का सपना कैसे पूरा होगा? बहुत सारे फ्लॉज हैं जिन पे मैं और बात करना चाहता हूँ, बट आई डोंट थिंक इट विल बेनिफिट एनीवन। वीडियो की लेंथ और बढ़ती जाएगी। तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट है सभी से कि जो भी क्यू मैथ्स पे इंस्ट्रक्शंस आती हैं, ट्वीट करना, आपको कुछ करना नहीं, सड़कों पे नहीं जाना, कोई पत्थरबाजी नहीं करनी है, हम कोई चीज़ भड़का नहीं रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए। जस्ट एक रिफॉर्म्स चाहते हैं यार हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, कि विद इन टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए एग्ज़ाम। कुछ कि मतलब अगर प्री हो रहा है मई महीने में, तो मेंस हो जाए कोई सितंबर के आसपास, डिस्क्रिप्टिव हो जाए कुछ अक्टूबर के आसपास, और अगले मार्च अप्रैल तक रिज़ल्ट आ जाए और जून जुलाई तक ज्वाइनिंग हो जाए। 1 साल के अंदर ये सारी प्रक्रिया ख़त्म हो जाए। और ये हो सकती है यार, जब इलेक्शन होती है तो रिज़ल्ट 7 दिन में आ जाता है। इलेक्शन में पूरी ऑल ओवर द कंट्री ये सब हुआ होता है, इवन महीने में भी रिज़ल्ट आ रहा है इलेक्शन का, मतलब। और कोई एक विधानसभा का चुनाव है तो 7-8 दिन में रिज़ल्ट आ रहा है। तो वहाँ देखो, आप सारी की सारी फोर्स आप वहाँ लगा देते हो कि चुनाव का रिज़ल्ट जल्दी आ जाना चाहिए। कहीं पे चुनाव अगर अच्छे तरीके से नहीं होते हैं तो आप दोबारा कंडक्ट करवा देते हो चुनाव। तो कहीं पे अगर एग्ज़ाम अच्छे तरीके से कंडक्ट नहीं हुआ तो वहाँ जब री एग्ज़ाम करवाने को बोला जाता है तो आप कहते हो नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारा देश आज डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल रहा है, मतलब यूथ की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो अगर यूथ को अच्छे तरीके से डायरेक्ट किया जाएगा तो देश का भला होगा। अगर यूथ मिसगाइडेड हो गया तो यही सर्वनाश भी कर सकता है और यही इस देश का भला भी कर सकता है। ये नरेंद्र मोदी जी खुद जानते हैं, बहुत बार वो बोल भी चुके हैं कि यूथ इज़ द रियल पावर ऑफ द नेशन। तो फिर यूथ के बारे में सोचो थोड़ा सा, अपनी मन की बात में यूथ का भी जिक्र करो। कभी तो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करो। मतलब आप बोलते हो स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट कर लो, स्टार्टअप ऐसे कोई हवा में स्टार्ट हो जाते हैं? गवर्नमेंट क्या दे रही है स्टार्टअप्स को स्टार्ट करने, कौन सी सब्सिडी मिल रही है बताओ मुझे। हमारे जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो तब भी सक्सेसफुल होंगे जब हमें फंडिंग मिलेगी। हम चाहते हैं हमें पहले एक नौकरी तो दे दो अच्छे से, भीख नहीं मांग रहे नौकरी की, डिज़र्व करते हैं। इतना टैलेंट है हमारे पास कि हम कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। जस्ट वो एग्ज़ाम जो है एक अच्छे तरीके से कंडक्ट हो जाए। मेंस का एग्ज़ाम अगर 3 शिफ्ट के बजाय 1 शिफ्ट में हो जाता, सारा का सारा एग्ज़ाम 15 नवंबर को हो सकता था। बहुत ज़्यादा कैंडिडेट नहीं थे, कुछ 1.5 लाख बच्चों का पेपर था। 1.5 लाख लोगों का पेपर आप एक दिन में करवा सकते हो। 37 लाख का नहीं करवा सकते, 1.5 लाख का तो करवा सकते हो। उससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। देखो प्री आप कर दो क्वालिफाइंग नेचर का, प्री क्वालिफाइंग नेचर का करने से क्या होगा, प्री के मार्क्स आपके मैटर नहीं करेंगे। तो वो बात तो ख़त्म हुई। जिसने प्री क्वालिफाई किया उन सभी का मेंस हो रहा है सिंगल डे पे। तो मेंस अगर सिंगल डे पे होगा तो नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक फेयर लेवल फील्ड बनेगी सभी के लिए। फिर किसी को कोई शिकायत ही नहीं है किसी से। फिर वही है, जो पेपर मुझे मिला था वो पेपर आपको मिला था, वो पेपर इस बंदे को मिला था। फिर जो थोड़ी बहुत जो चीटिंग होती है वो तो चलो छोड़ो, 0.1% की हम केयर नहीं करते, क्योंकि डिटोल भी 99.9% कीटाणु मारता है। तो 0.1% को छोड़ो,
बट जितना संभव हो सकता है उतना तो चीज़ों को रिफाइनिंग करो, रिफॉर्म्स करो, जो चीज़ें पॉसिबल हैं। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं आपको बोल रहे जो हो ही नहीं सकती। हम नहीं बोल रहे कि नई लैब्स क्रिएट करो, जितनी हैं उनकी कैपेसिटी बहुत है। और एनटीपीसी का प्री ईयर 4 महीने से चल रहा है, दिसंबर से शुरू हुआ है, मार्च तक प्री चलेगा। फिर प्री के बाद आप बोलोगे जी 2 करोड़ लोगों का पेपर हुआ है, चेक करने में अभी लगेगा टाइम, 6 महीने बाद देंगे हम प्री का रिज़ल्ट। फिर कुछ 8 महीने बाद लोगे अब टायर 2, मतलब टायर 2 में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इसी साल दिसंबर तक होगा। फिर आप बोलो जी कि टायर 2 का रिज़ल्ट आएगा 3-4 महीने बाद, मतलब अप्रैल 2022 में, और फिर ज्वाइनिंग आएगी दिसंबर 2022 में। 2019 में जो फॉर्म लगा था उसकी ज्वाइनिंग 2022 में आनी चाहिए। ये बात कहाँ तक वाजिब है? 3-3.5 साल बच्चा एक एग्ज़ाम के पीछे वेस्ट करे, दिस इज़ नॉट राइट। और ये चीज़ हम सभी कैंडिडेट्स को समझ आ रही है, दिख रहा है हमें। हमारी स्टेट में ठीक है अभी अकाउंट्स असिस्टेंट वगैरह के बहुत सारे ये जो फॉर्म निकले हैं जूनियर असिस्टेंट सही है, बट जस्ट अपनी स्टेट की मत सोचो। बहुत सारे बच्चे बाहर हैं, उनके पास ये JKSSB वाला स्कोप नहीं है अभी। तो जिस सिर्फ अपना फ़ायदा मत सोचो, अपना भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा। 50,000 नौकरियों का वादा हुआ है हमारे साथ, और अभी मिली कितनी है? 85-75 होगी हमारी क्लास 4 की, कोई 8,500 क्लास 4 की होगी, 2,000 JK बैंक की होगी। JK बैंक की वैसे इसमें काउंट नहीं करनी चाहिए, JK बैंक का पेपर पुराना पेंडिंग है 2018 वाला, और वो फालतू में स्क्वैश किया है इन्होंने कि अच्छे से नहीं हुआ। आप एटलीस्ट मार्क्स तो बता देते किसके कितने थे, सिर्फ इतना बोल दिया कि जम्मू रीजन से ज़्यादा सेलेक्ट हुए थे तो इसलिए एग्ज़ाम स्क्वैश हो गया। अरे आप जम्मू रीजन के अगर थे तो फिर डंके की चोट पे उसको एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलवाते, फिर हो जाते जम्मू के ज़्यादा सेलेक्ट। लेकिन आपने उसको कैंसिल करवाया, फिर से करवा दिया ये वाला एग्ज़ाम, और लोग अपीयर हुए इसमें, वैकेंसी तो 2,000 ही रही। तो अभी मिला जुला के भी आपने कुछ 20,000 वैकेंसी भी नहीं क्रिएट की है, और वादे आपने 50 के किए हैं। यार अगर 50,000 वैकेंसी 5 साल में कवर करनी है तो फिर 50,000 वाला लड्डू क्यों बोल रहे हो? फिर तो आप 10,000 पर ईयर ही वैकेंसी दे रहे हो, तो वो बहुत बड़ी बात भी नहीं है। बहुत समय से यहाँ एग्ज़ाम नहीं हुए हैं। इवन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने, कुछ JK बोस की भी कोई रिक्रूटमेंट थी, 800 रुपये का फॉर्म भरा था, उस एग्ज़ाम की कोई बात ही नहीं हुई। 800 रुपया तो गया ही गया, उस एग्ज़ाम की कोई बात ही नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कहा पुराने एग्ज़ाम सारे स्क्वैश हो गए। यार फिर पैसे रिफ़ंड कर दो बच्चों के। एक तो फॉर्म आपके 800 रुपये के हैं, कोई छोटी बात तो है नहीं। लोगों की जेब में पैसा है नहीं, पेट्रोल ऑयल सब चीज़ें आप महंगी करते जा रहे हो, और इन सब चीज़ों पे लोगों का रोष प्रकट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी बात ये है, टॉलरेंस एक लिमिट तक सही लगती है भाई साहब, एक टाइम के बाद आवाज़ उठाओ। यू लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, यू डोंट लिव इन नॉर्थ कोरिया। तो थोड़ा चीज़ों को समझो। गवर्नमेंट को जहाँ क्रिटिसाइज़ करना ज़रूरी है करो यार, किसी को बताओगे आप यहाँ गलत कर रहे हो तो वो सुधारेंगे। और गलत करना, उनसे गलती हो रही है तो उनको बताना एक अच्छे वे में। ऐसा नहीं है कि कुछ प्रोटेस्ट वगैरह करने शुरू कर देने हैं। ट्विटर कैंपेन करना कोई गलत बात नहीं होती। ट्विटर पे हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्यारी होगी। तो जब इनके नाम पे पता चलेगा कि यूथ के साथ ये सब हो रहा है यहाँ पे, तो इंटरनेशनल मीडिया में ये अपनी बदनामी नहीं चाहते हैं, तो ये कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। और हर बंदे को क्या करना है, अपने एंड पे 2-2 ट्वीट कर दो और बाकी 5-7 रीट्वीट कर दो। 7 ट्वीट अगर एक बंदा कर दे तो ये चीज़ अगर 100 लोग भी मेरे जो टच में वो कर देंगे तो 700, इतना भला अगर हो गया तो बहुत बड़ी बात है। सो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ख्याल रखें अपना, एग्ज़ाम की तैयारी करना ये हमारे बस में है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पढ़ाई छोड़ के ये सब काम शुरू कर दो, पढ़ाई करके ही सिलेक्शन होगा। बट पढ़ाई करके भी जब ये सब होता है तो दुख होता है, सभी के लिए दुख होता है मुझे। और आप भी जो क्लास 4 की तैयारी कर रहे हो यार, सभी का सिलेक्शन तो नहीं होगा, तो कुछ और तो सोचना पड़ेगा उसके बाद। बिकॉज़ जो मैं टीचिंग करता हूँ उससे मैं एक चीज़ क्रिएट करना चाहता था आपके अंदर, कि आपके अंदर मैथ सॉल्व करने का कीड़ा जाग जाए, आपको लगे कि मैथ ईजी है। और आई एम श्योर कि मैं थोड़ा बहुत ये कर पाया हूँगा। तो ऐसा नहीं है कि हम क्लास 4 के बाद सोचेंगे कि दुनिया ख़त्म होगी, कि एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई हुआ तो कुछ नहीं है, इसके बाद कुछ और सोचेंगे। वैकेंसीज़ आना कभी ख़त्म नहीं होंगी। हमारा ये पर्पज़ है कि बस वैकेंसीज़ जो आएँ बड़े तरीके से फिल हों, अच्छे से एग्ज़ाम्स कंडक्ट हों, विदाउट चीटिंग, विदाउट एनी अनफेयर मीन्स, एग्ज़ाम प्रोसेस विद इन टाइम पीरियड ख़त्म हो जाए। और एक वेटिंग लिस्ट ज़रूर होनी चाहिए पीछे। वेटिंग लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? कि कुछ लोगों का क्या होता है, एक जगह यहाँ एग्ज़ाम क्लियर हो गया, एक कोई और एग्ज़ाम क्लियर हो गया। सपोज़ किसी का CDS भी हो गया, किसी का SSC CGL भी हो गया, और उसको वर्दी का क्रेज़ है तो वो CDS में ज्वाइन कर गया, तो उसने यहाँ भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाई है, तो यार उसकी एक सीट तो वेस्ट हो जाएगी फिर। तो अगर वेटिंग लिस्ट होगी, कुछ 50 लोग अगर वेटिंग में हो गए, तो 50 लोग अगर नौकरी छोड़ भी रहे हैं वो वाली, तो उन 50 का भला हो जाएगा। अदरवाइज़ वो पोस्ट वेकेंट रहती हैं यार, क्या फ़ायदा। तो वेटिंग लिस्ट का प्रोविज़न बनाया जाए, एग्ज़ाम टाइम पीरियड बिल्कुल तरीके से हो सब चीज़ें।
तो इन चीज़ों के लिए गवर्नमेंट से मांग ही करनी है। तो मांग कैसे शो करने का तरीका होता है कि आपको इनके चैनल्स पे जाके डिसलाइक करना पड़ेगा। मन की बात अगर आती है अब तो डिसलाइक करनी पड़ेगी, बिकॉज मन की बात में अनएम्प्लॉयमेंट पे बात होगी ही नहीं। स्टूडेंट पे कभी बात होती है क्या? वो एक परीक्षा पे चर्चा, एक कार्यक्रम होता है पूरे साल में एक बार, तो वहाँ भी अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती। और अनएम्प्लॉयमेंट का छोटा इशू है यार, खुद सोचो आज के टाइम पे इट इज़ द बिगेस्ट इशू। एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगी तो सारी कहानी ख़त्म। 99% ज़िंदगी में प्रॉब्लम किस वजह से है? पैसे की वजह से। जिस बंदे के पास पैसा ठीक ठाक है, ही डजंट केयर अबाउट छोटी मोटी थिंग्स, है ना। बाकी इमोशनल प्रॉब्लम्स, बाकी सब चीज़ें साइड पे जाती हैं व्हेन यू आर फाइनेंशियली साउंड। सो इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। मैसेज मेरा बहुत क्लियर है आपके लिए। अगर आप अपने एंड पे जो कर सकते हो कीजिए। क्यू मैथ्स चैनल को आपको करना है फॉलो। टेलीग्राम पे भी मैं लिंक दे सकता हूँ आपको, वैसे क्यू मैथ्स सर्च कर सकते हो आप। और अभिनय सर का चैनल फॉलो कर सकते हो, अभिनय मैथ्स के नाम से है, ठीक है। और भी टीचर्स हैं, राकेश यादव सर है, गगन प्रताप सर है, सभी टीचर्स इसमें जुड़ेंगे। एक टीचर नहीं जुड़ेगा, सभी मिल के आएंगे। लेकिन उनको भी सपोर्ट किससे चाहिए? बच्चों से। और हमारे छोटे मोटे एजुकेटर्स का भी यही काम है कि हम आप तक ये अवेयरनेस पहुंचाएं। हाँ, हम इनके लेवल के नहीं हैं अभी, अब हम सिर्फ अभी स्टार्ट किए हैं। तो मेक श्योर कि आप सपोर्ट करो, बिकॉज आप ही के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए ये चीज़। सो बाय बाय, टेक केयर।